नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो टेस्ट पेपर होने वाला है ये होने वाला हमारा विधिक सहायक। जो विधिक सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें जो हमारे क्वेश्चन आए थे उन सबको देखेंगे हम पूरी डिटेल में। यदि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अगर उन्हें कंप्लीट करना है तो आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ो। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो हमारे विधिक सहायक एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा अलंकार से पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना। सजावट करना अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद अलंकार का संस्थापक अलग व्यक्ति को बोला जाता है और अलंकार की परिभाषा अलग व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर पूछा है अलंकार के संस्थापक किसे बोला गया है तो संस्थापक बोला जाता है आचार्य वामन को, अलंकार का संस्थापक। जबकि आचार्य दंडी द्वारा अलंकार की परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये अलंकार के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखना है। अलंकार के अन्य शब्द जैसे आभूषण, गहना, जेवर और पदक होते हैं। सही है, याद रखना। क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया हमारा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, अर्थात इसमें शब्दों की रिपीटेशन है और हर बार उनका अर्थ अलग दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं तो बताना है यमक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला आदि यमक अलंकार, दूसरा मध्य यमक अलंकार और तीसरा आपका अंत यमक अलंकार। ठीक है, और यमक अलंकार हमारा किस अलंकार का उदाहरण है? ये हमारा एक शब्द अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना। तो इसी तरह से अपना पूरी डिटेल के साथ देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं सबको देखते हैं बारी बारी से, आगे अपना तैयारी करना। देखते हैं पहला जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य दिया है गया है? यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। पहला ऑप्शन दिया गया है आज्ञावाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। तो यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामों में आए हुए हैं। देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? पहला दिया गया है आशीर्वाद, दूसरा अनुग्रहित, उसके बाद अलौकिक और या उपयुक्त सभी। अशुद्ध का चयन करना है हमारा अनुग्रहित। अशुद्ध लिखा गया है। शुद्ध रूप क्या होता है? तो शुद्ध रूप होता है अनुग्रहित। ठीक है, ये शुद्ध रूप होगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश का संधि विच्छेद सब में अपना लगा हुआ है। अब बताएं कौन सा हमारा आंसर होगा रजनीश का? तो रजनीश का हो जाएगा रजनी धन ईश, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है उपसर्ग से और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है प्रत्यय से। उपसर्ग प्रत्यय से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे दिए गए हैं। देखते हैं प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? प्र उपसर्ग से। तो पहले तो ये याद रखना कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो याद रखना। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा
हिंदी के और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला याद रखना संस्कृत के, उसके बाद दूसरा होता है हमारा हिंदी के और तीसरा उर्दू के। क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया प्र उपसर्ग, अगर ये पूछा जाए कौन सी भाषा का, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा गया प्र उपसर्ग से जो शब्द बने हैं कौन कौन से बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए प्रख्यात और प्रस्थान दोनों हमारे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग थे। उसके बाद देखते हैं प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है आता जाता एवं बहता में प्रत्यय बताना है। आता जाता बहता सब में क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो बताना प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये किसके साथ आते हैं? ये हमारे क्रिया और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बनते रहे हैं, आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपसे राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखो जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा समास से आया हुआ है। ठीक है, कौन सा समास है राजा और प्रजा में, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। राजा और प्रजा में कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राजा और प्रजा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो बताना सर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला समाहार द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? मां का पर्यायवाची शब्द हमारे एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है कौन सा शब्द है जो हमारे मां का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपको याद रखना मां के अन्य शब्द जैसे मां को जननी भी बोलते हैं, जननी। उसके बाद मात्र बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। जो हमारी मासी होता है ये मां का पर्यायवाची भी होता है, ये भी याद रखना। उसके बाद अंबा होता है और नेक्स्ट पिता मही होता है। पिता महा नहीं लिखा है, ये समझना, पिता मही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब हमारे माँ के पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखना। जैसे अम्मा, जननी, जननी यहाँ है, मात्र, आई, मासी, अम्बा। ठीक है, और उसके बाद पिता माही लिखा है, ये पिता मही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला उसे क्या कहते हैं हम? अनुमोदक। क्या कहते हैं? अनुमोदक बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हमारा बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति। लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो ये बताना। ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है और लोकोक्ति हमारा पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, जबकि मुहावरा हमारा वाक्य का अंश होता है।
देखते हैं जो दिया गया है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? ये पूछा हमारा शास्त्रीय नृत्य की भाषा नहीं है, शास्त्रीय नृत्य की भाषा नहीं है, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना, अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य में कुल हमारी कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं हमारी? 11 भाषाएं हैं। कौन कौन सी आपको याद रखना? पहले तमिल, जो हमारी शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा है, उसके बाद तमिल के बाद तेलुगु, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत उड़िया, ये हमारी एक 7 भाषाएं थी जो 6 है, और वर्तमान में जो अभी हमने हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में 5 भाषाएं और जोड़ी हैं, आपको याद रखना। पहली कौन सी है? मराठी, दूसरी मराठी के बाद असमिया, उसके बाद बंगाली, बंगाली के बाद पाली, और उसके बाद प्राकृत। ठीक है, तो अब टोटल कितनी हो गई हमारी? 11 हो गई। पहले 6 थी, 5 हमने और जोड़ ली, ये सब क्या हो गई? हमारी शास्त्रीय नृत्य की भाषा हो गई। जो क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय नृत्य की भाषा नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, हिंदी हमारी शास्त्रीय नृत्य की भाषा नहीं है। अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन भाषा बताओ, तो आपको बताना है तमिल हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आपको सही से क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? कब की गई है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना? तो आपको याद रखना है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर दास द्वारा। पूछा जाए कहां की गई थी? बनारस में की गई थी। कब की गई थी? 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। तीनों क्वेश्चन बनते हैं, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कहां की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, और कब की गई थी। ठीक है, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप देखते हुए चलो, रिपीट होते हैं हमारे हिंदी में क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 दिया गया है, इसमें पूछा गया अग्रस्वर। पहले तो याद रखना, स्वरों को हम संस्कृत में किस नाम से बोलते हैं? स्वरों को संस्कृत में अच के नाम से बोलते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र बोला जाए क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा गया अग्रस्वर बताने, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा जीभ के आधार पर। तो आपको याद रखना है जीभ के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों को आपको याद रखना। पहला होता है अग्रस्वर, जो क्वेश्चन भी पूछा गया है, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर, अर्थात सबसे पिछला हिस्सा। अग्रस्वर जो होते हैं हमारे, तो इसमें आता है हमारा छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। तो क्वेश्चन तो यही था हमारा। अब देख लेते हैं जो भी दिया गया है। उसके बाद मध्य में क्या आता है हमारा? सिर्फ ए आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना, इसे आजाद स्वर या शहीद स्वर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पक्ष स्वर में जो आते हैं, इन्हें देख लेते हैं हमारे जो आते हैं। आपको याद रखना, इसमें आता है हमारा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और औ। सही है, तो आपको याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो एग्जाम में पूछा, अग्रस्वर बताने, कल के दिन को मध्य भी पूछा जा सकता है, पक्ष भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा जो हमारी स्लाइड बनी, ऑप्शन नंबर डी, सब हमारे इसी क्रम में दिए गए हैं। अब देख लो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें दिया गया है व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता। किसे व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए व्यंजन के कितने भेद होते हैं, संख्या नहीं पूछी, भेद पूछे तो बताना 3 होते हैं। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो होता कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं करते, जबकि संयुक्त व्यंजनों को हम व्यंजनों में पढ़ते जरूर है, लेकिन इसे हम प्रकार में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन सभी को पता है। कितनी संख्या इसकी? संख्या 4 होती है, 6, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं किए जाते। अब देखो एक ही एग्जाम में ये सब आए हुए, एक ही एग्जाम में वर्णमाला से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही एग्जाम में, चौथा पांचवा क्वेश्चन है वर्णमाला। इसी तरह से बताते हैं किसी एक जो हमारा टॉपिक होता है उसका भार बढ़ा देते हैं और वही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया गया है सघोष व्यंजन नहीं है। कौन सा हमारा सघोष नहीं होगा? तो आपको याद रखना है जो हमारा टय दिया गया है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अघोष होता है। ये हमारा सघोष नहीं होता जो दिया गया हमारा टय, और उच्चारण के स्थान पे क्या आता है? ये हमारा मूर्धा होता है। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है वर्णमाला से ही। जिसकी वर्णमाला खराब हो गई होगी उसका तो पेपर खराब हुआ होगा ये। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया है। ए और अय का उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है? तो ए और अय तो हमारे स्वर हैं, सभी को पता है। ये दोनों क्या है? हमारे स्वर है। और स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है? 6 प्रकार से किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। देखो जिसमें से 4 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंठ, उसके बाद कंठोष्ठ, तालु और कंठ तालु। अन्य में जो आता है मूर्धा आता है, ठीक है, और उसके बाद ओष्ठ आता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, तो बताना स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से होता है, और ये 6 के 6 प्रकार यहाँ दर्शाए गए हैं। अब देख लेते हैं हम कि कंठ में क्या आता है हमारा। तो आपको याद रखना है कंठ में आता है हमारा ए और आ। उसके बाद तालु में आती है हमारी दोनों ई। मूर्धा में आते हैं हमारा री। ओष्ठ में आते हैं हमारे दोनों ऊ। और उसके बाद कंठ ओष्ठ में ओ और औ। और जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा कंठ तालु में आते हैं हमारे ए और आई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये पूछा गया है, आप इसका बताओ ए और आई का उच्चारण स्थान। कल को किसी का भी पूछा जा सकता है, इसके बाहर नहीं पूछा जा सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, इसी वजह से बताया मैंने आपको, आप एक बार जुड़ो और 100% हिंदी के सब क्वेश्चन सही होने की गारंटी हमारी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, और ये दिया गया हमारा अलंकार से दूसरा क्वेश्चन। वर्णमाला से 4-5 है, अलंकार से दूसरा क्वेश्चन। जुड़ गई मानो दिशाएं, जुड़ गई मानो दिशाएं, मानो मनेहू, जानो जनेहू। किस में आते हैं ये? संभावना दर्शाई जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। मानो मनेहू जानो जनेहू किस में आते हैं? हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, तो आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद बताओ, तो बताना 3 होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा फलो उत्प्रेक्षा। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो जो दिया गया हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा है? खुदा चश्मा शब्द किस भाषा का है? आगत शब्द पूछे और इसमें पूछ लिया हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है खुदा और चश्मा किस भाषा का शब्द है। अब हम कर रहे हैं, तो ये देखो मैंने आपसे बताया किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है? हमारे दोनों आगत शब्द हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
खुदा और चश्मा कौन सी भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन आपके लिए गिव अवे है, इसका आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आपको गिव अवे के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको बताना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप इसे समझ पाओ तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो। जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है विश्लिष्ट क्या होता है। विश्लिष्ट के बारे में पूछा गया है कि विश्लिष्ट क्या होता है। चीजें दे दी गई हैं, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, उसके बाद संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति, उसके बाद दिया गया है सी में विशेषण के साथ आने वाली विभक्ति, तो या क्रिया से पहले आने वाली विभक्ति। क्या होता है हमारा आंसर इसका? क्या होता है विश्लिष्ट? दो शब्द बहुत चर्चाओं में रहते हैं, एक विश्लिष्ट और दूसरा संश्लिष्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है विश्लिष्ट से, इसका अर्थ बताना है। तो आपको बताना है, याद कर लेना, ये परिभाषा पूछी गई थी विश्लिष्ट की। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या कहलाती है? विश्लिष्ट कहलाती है। ये हमारी बुक में भी दे रखा है, सही है, बस आपने पढ़ा नहीं होगा, याद रखना। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या होती है तो विश्लिष्ट। अगर क्वेश्चन होता है सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति तो हो जाता हमारा संश्लिष्ट। क्या हो जाता है? संश्लिष्ट हो जाता। ठीक है, दोनों को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा सुमित्रा नंदन पंत किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पहली बार जो पुरस्कार दिया गया 1965 में ये दिया गया था। पूछा जाए किसे दिया गया था तो व्यक्ति का नाम याद रखना, जी शंकर कुरुप को सर्वप्रथम ये दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा में दिया गया था। जी शंकर कुरुप की कौन सी भाषा थी तो उसका नाम याद रखना, ओड कुजाल, ये इनकी पहली रचना थी। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 61, वितरण कब किया गया था 65 में, और किसे दिया गया था मलयालम भाषा में जी शंकर कुरुप को। उसके बाद पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी है तो बताना, इसकी धनराशि 11 लाख रुपए है। उसके बाद इसे देता कौन है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है आपको बताना, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये वितरण किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत को किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो इन्हें चौथे नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन हिंदी के प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया था इन्हें पुरस्कार तो सभी को पता है 1968 में दिया गया था। रचना का नाम है चिदंबरा। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, महिला से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना, पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। किस भाषा से संबंधित थी? भाषा इनकी बंगाली थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए रचना क्या थी तो रचना प्रति श्रुति इनकी रचना। जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ही है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी की पहली महिला कौन थी तो पहली महिला थी आपकी महादेवी वर्मा। कब दिया गया था? 1982 में। किसके लिए? यामा रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आपको ये भी याद रखना है कि महादेवी वर्मा ने
यामा कब लिखी है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और अपने टेस्ट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।